बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। प्रोग्राम में मुझे आज ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब। आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद होंगे ईसा नकवी साहब। वेलकम भी कहूँगी उनको। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सूरत हाल है वो ये कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बहुत ही बड़ी हद तक सियासी झटके लग चुके हैं। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5 तारीख का ऐलान कर रखा था अपनी एक तहरीक का, उसको नुक्ता उरूज कह रहे थे, कुछ लोग उसको नुक्ता आगाज कह रहे थे। बहरहाल वो कंफ्यूजन तो अपनी जगह पे बरकरार ही था, लेकिन जो सियासी एक शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो किस हद तक कामयाब हुआ और फिर आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनकी जानिब से पहले ही ऐलान किया जा चुका है 14 अगस्त की तारीख का भी। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। प्रोग्राम में इस पे बहस होती है। इसके अलावा भी दीगर टॉपिक्स हैं जो ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अब क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ पे क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पे बहस करते हैं। आमना, आप मुझे पहले तो ये बताएंगी कि 5 तारीख को जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पॉलिटिकल शो कर पाई है, वो आपको लगता है कामयाब था, नहीं था, या कुछ दरमियानी हद तक वो कर पाए? आई थिंक आपके सवाल का जवाब तो आपने अपनी स्टेटमेंट में दे दिया, क्योंकि आपने कहा जो भी शो वो कर पाए हैं, तो हमें सबको पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, ये तो इनका वतीरा बन चुका है ना। मुझे ये बताएं कि क्या जेन्युइनली वाज देयर अ गुड टर्न आउट? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो पिंडी इस्लामाबाद में इतना अमन शांति तो शायद धरने के जलसे के बगैर वाले दिनों में नहीं होता जितना सन्नाटा उस दिन था। जैसे सीएम साहिबा ने भी कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि चलो यार देखते हैं क्या इनकी स्ट्रीट पावर है, कौन निकलता है, आएंगे, इनका हम वेलकम करेंगे, देखते हैं ये क्या करेंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों पे ही फिर इसका इल्जाम आयद करती है। वो कहती है हम अपना पावर शो इसलिए नहीं कर सकें अपनी पावर, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो हमें गली से बाहर तक निकलने नहीं देती। हर जगह आप लोगों ने कंटेनर्स लगा दिए होते हैं या रुकावटें खड़ी होती हैं, उनके लोग, उनके कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनको सजाएं भी दी जाती हैं। ये वजह है जिसकी वजह से हम अपना वो शो नहीं कर पाते। आप लोग ये रुकावटें हटा दें, हम लोग अपना एहतजाज करके आपको दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे। इसमें 2-3 बातें। पहली बात ये कि वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, ये कोई गैबी रुकावटें हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, हमारा रास्ता नहीं रोकती हैं। मैं उस दिन रावलपिंडी से इस्लामाबाद से टैक्सिला से वापस रावलपिंडी गई हूँ। मेरे रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं आई। ये कौन सी गैबी रुकावटें हैं जो 5 अगस्त को हर जलसे धरने वाले दिन सिर्फ पीटीआई वालों का रास्ता रोकती हैं? और दूसरी बात, आप तो इनकलाब लाने निकले हैं, आप तो कहते हैं हम तो तख्ता पलटने निकले हैं, 5 अगस्त का दिन जो है वो फैसला कुन दिन होगा। तो इनकलाब तो रुकावटें तो बहुत छोटी सी बात है। इनकलाब में तो लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इनकलाब लाने के लिए तो लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देते। या तो ये कह देना कि इनकलाब का नारा हमारा झूठा है और हम बस एक थोड़ा सा शुगल मेला करने के लिए सड़कों पे निकल आते हैं जब हमें कोई ऐसी जगह मिलती है। वो एक ज़माने में लालिक चौक पे इनका एक बड़ा जो है वो अब मैं कॉन्सर्ट कहूँ या क्या कहूँ, वो चला करता था इलेक्शन के ख़िलाफ़, इलेक्शन रिगिंग के ख़िलाफ़ ये धरना दिया करते थे। वहाँ पे पिज़्ज़ाज़ की भी डिलीवरी होती थी, वहाँ पे KFC भी आ रहा होता था, फिर जो कुछ डी चौक में होता रहा वो भी हम सब ने देखा। मुझे वो आज तक वो भी याद है जो इनका रेडियो के ऊपर इनके जलसे का ऐड चलता था, उसमें होता था कि अब कल की तारीख में हमने अबरारुल हक को आपके लिए बुलाया, फलां तारीख पे हमने आपके लिए नूरी बैंड को बुलाया। तो इट इज़ ऑल जस्ट अ ड्रामा। शोर शराबा, ऑप्टिक्स, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। अच्छा, ईसा साहब हमारे साथ मौजूद है? अच्छा, ठीक है। ईसा साहब ने हमें भी ज्वाइन नहीं किया आमना, लेकिन 14 अगस्त की तारीख अब दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आपको लगता है कि 14 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नई हिकमत अमली से शायद आएगी? और अली अमीन गंडापुर ये बात वाजे कर चुके कि जो हमारा अब ये सिलसिला शुरू हुआ हमारी तहरीक का, जो हम एहतजाज करें इमरान खान की रिहाई जिसका सबसे बड़ा मकसद है, उसमें अब तसलसल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाएगी? तसलसल तो उनकी जिंदगी में ही नहीं है। तसलसल के साथ वो ये तहरीक क्या चलाएंगे? आज तक कोई काम तसलसल के साथ किया है? मुझे आप ये बताएं कि कोई एक ऐसा काम जो उन्होंने तसलसल के साथ किया, वो तो सुबह शाम स्टेटमेंट बदलने वाली पार्टी। ठीक है, वो तो सुबह शाम तसलसल बदलने वाली स्टेटमेंट बदलने वाली पार्टी है। सुबह कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं, सुबह एक बंदे के आलाए होते हैं, शाम को दूसरे बंदे के आलाए होते हैं। तो इसलिए
ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। सो आप नहीं समझती? वेरी ग्लैड कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर भी लिया, ईसा नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसका जवाब आप ईसा से भी पूछें, ये बड़ा जरूरी है कि ईसा की तरफ जाती हूँ, लेकिन आपकी राय ये है कि 14 अगस्त को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा नहीं कर सकती, जो उनका मकसद है उसमें मैं आपको इसको और क्लैरिफाई कर देती हूँ। आइंदा आने वाली पूरी जिंदगी में जब तक ये कायनात कायम है तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मतलब इमरान खान साहब बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे। आमना की राय है ईसा, आए या ना आए वो कुछ नहीं कर सकते। वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैंने सवाल पूछा था आमना से, सबसे पहला सवाल ये था कि जो 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक पावर का मुजाहिरा किया, शो किया उसको, वो उसमें कामयाब हुए नहीं हुए या कहीं दरमियानी सरमियानी सतह पे नजर आए, आपको क्या लगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ के अपने स्टैंडर्ड्स पे अगर आप उसको कंपेयर करें, 3.5 साल से वो एजिटेशन कर रहे हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो ये एक माठा शो था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरिजन अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देना थोड़ा। नहीं, आपने एक्शंस ही ऐसे अब जो निकलने वाले थे उनको मालूम था कि जब वो पकड़े जाएंगे तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतें और अदालती निज़ाम हमारे यहाँ राइज है तो उसको फेस करना पड़ेगा, उनको उठाया जाएगा और किसी के ऊपर कोई भी पर्चा दिया जा सकता है। जो बंदा इस खौफ के बावजूद वर्कर निकला है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जो मैंने नोट किया है, शायद अवाम उस तरीके से नहीं निकली। जिस तरह आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान डी-सीट हुए हैं, उस वक्त आम पब्लिक आपको बाहर निकलते हुए नजर आई। आम लोग जो है वो बाहर निकले और वो बगैर किसी कॉल के निकले थे, वो जो तराने शराने पढ़ रहे थे। लेकिन 3.5 साल के तराने पढ़ रहे थे, पाकिस्तान का तराना पढ़ रहे थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तराना पढ़ रहे थे? पाकिस्तान के। उस दिन तो याद होगा ना? नहीं, लेकिन ये लोग लाइट्स उठाई हुई थी और लाइट्स तो जरूर उठाई होंगी, पर आपकी पार्टी ने कभी पाकिस्तान का तराना पढ़ा नहीं है। तो दिस इज अ वेरी रेलेवेंट थिंग इन योर टॉपिक कि आप कंपैरिजन करें तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन तहरीक इंसाफ से ही कर रहे हैं वो, और उनकी राय ये है कि लोग जो बाहर उस वक्त निकले थे वो अब नहीं निकले, क्योंकि उनको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी जो एक जुडिशियल प्रोसेस हो सकता है या फिर उसके अलावा उनकी गिरफ्तारियां हो सकती है। ये एक फैक्टर आपको लगता है? आई थिंक वी आर मिसिंग आउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, आई वांट टू ऐड समथिंग, फिर वो जो जरूर जवाब दें। What we are missing out here is people are fed up. लोग तंग आ चुके हैं इनके तमाशे से, लोग इनके तमाशे से तंग आ चुके हैं। Now it's not selling anymore. जो आप बता रहे हैं सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ ये वजह भी तो हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही खुद इतनी कंफ्यूजन है। उनकी जो क़यादत है, सीनियर क़यादत को देखा जाए तो उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, और उनकी अपनी हिकमत अमली नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्राइमरी रीजन, एक्चुअल जो रीजन है जो लोगों का उस तरीके से बाहर ना आना है कि उनको एक प्लान बताया नहीं गया था। आपने देखा होगा कोई एक अनाउंसमेंट हुई हो कि फलां मकाम पर तमाम लोगों ने इकट्ठा होना है, फलां मकाम पर लीडरशिप आएगी, और फिर लीडरशिप में अपनी धड़ेबंदी है। सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने जो है वो तमाम सूबाई तंजीमें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, वो अपने लाए अमल देने की जिम्मेदार और मजाज खुद हैं। में कोई 90 दिन बता रहे हैं, वो सारा कुछ है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, बट क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ गया? आप बताएं कि जो मौजूदा जो वो इलेक्शन करवा लें तो पता चल जाएगा। उसके मेरी ख्वाहिश से, मेरे सोच से, मेरे एनालिसिस से ताल्लुक नहीं है। 8 फरवरी को ये तमाम एनालिसिस धड़ाम से गिर गए थे। 8 फरवरी को ये तमाम तज्जिए गर्क हो गए थे, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इनकी पार्टी पावर में आ जाएगी, कप्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बाकी तमाम तज्जिए जो है वो फेल हो गए। आप बिल्कुल ये कह सकती हैं, आप कहें कि आप मेरी पार्टी, क्योंकि एक सहाफी की पार्टी की पोजीशन हो। नहीं, सहाफी एक पार्टी पाकिस्तान, सहाफी जिस जज्बे से डिफेंड कर रहा हो किसी पार्टी को, तो उसकी तो वो पार्टी हो गई ना। इसमें कौन सा डिफेंस है? मैंने तो कहा कि कंपैरिजन करें, आप पीटीआई के साथ कंपैरिजन करें तो ये एक पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक फ्लॉप, लेकिन फिर आपने उनकी मजबूरियत का भी इज़हार कर दिया, और उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट की वजह से वो निकल नहीं पा रहे। मैं आपके सामने तकरीबन 1.5 दर्जन इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस खोल देता हूँ, रॉयटर्स से लेके ह्यूस्टन क्रॉनिकल तक, ऑस्ट्रेलियन ABC से लेकर theeconomist.co.uk कितने पैसे तक लगते हैं एक हेडलाइन पब्लिश कराने के? एक हेडलाइन आप अपनी फेवर में भी पब्लिश करा लेते हैं। ये वाली लो लाइफ हरकतें करना नहीं चाहते। एक हेडलाइन काम कर रहे हैं, एक हेडलाइन एनालिसिस की नहीं है। एक हेडलाइन है 240 अरेस्ट की, एक हेडलाइन है 1000 अरेस्ट तो हुई नहीं है। हेडलाइन से क्या होता है? आप रॉयटर्स को सू करें,
आप इंडिपेंडेंट कोई सू करें, तो अरेस्ट ही नहीं हो, रेहाना डार की अरेस्ट की आपने खबर चला दी, आप बीबीसी को सू करें ना। देखें आप गवर्नमेंट है, अगर वो आपके नाक के नीचे इस मुल्क में ऑपरेट करते हुए झूठ बोल रहे हैं, आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया ने गैंग अप होकर प्रोपेगेंडा किया है, पैसे पकड़कर उनके यहाँ पर दफातर मौजूद हैं। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनका कोई एजेंडा है। अच्छा, उनके यहाँ पर दफातर मौजूद हैं। ईसा, टॉपिक से मुतालिक ये सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 की डेट दे चुकी है, 14 को कुछ बड़ा हो सकता है, या जो फैक्टर्स हम अभी यहाँ पे बैठ के गिन रहे हैं, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से फ्लॉप शो के साथ ही वापस आएगी और ये सिर्फ एक बहस मुबाहिसा है हेडलाइंस में रहने के लिए? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अप्रैल 2000 बल्कि मार्च 2022 से एजुटेशन में है और एक दिन ऐसा है इस वक्त के दौरान जिस दिन उनके सपोर्टर्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस 3.5 साल में एक ही मर्तबा है कि वो बाहर निकले थे। वो उस दिन बाहर निकले थे जिस दिन बाहर निकलने की इजाज़त थी, वो था 8 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन था और लोगों के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ था कि जो PMLN के कैंप के सामने खड़े होकर वोट की पर्ची बनवा रहा है उसने अंदर जाके वोट किसको डालना है। तो उस दिन तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले थे। 14 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त को भी इजाजत तो होगी लोगों को बाहर निकलने की। अब अगर कोई तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर निकलेगा तो उसके साथ क्या होता है तो हम अभी गैस नहीं कर सकते। उसके बारे में हुकूमत हमें बता सकती है, उसमें तो हुकूमत कहती है कि लेकिन अब आज तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। बाय द वे, I'll be ruthless. It is very, I wish मैं, अगर आप मुझसे मेरी जाती ख्वाहिश पूछें तो मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला करने वाले हर शख्स के साथ रूथलेस होना चाहिए, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की, हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है और वो हमारी पार्टी, हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा है। हमने अपनी सियासत, अपना पर्सनल एजेंडा, अपना वोट बैंक गवा के ये कहा कि जी पाकिस्तान के मफाद में जो चीजें हम वो डिसीजंस लेंगे। 2050 We didn't do this कि हमने IMF का मुआहदा तोड़ दिया, नहीं, IMF का मुआहदा आपने इसीलिए आज 2050 अरब की पेट्रोलियम सेक्टर में बेज़ाब्तगियों की खबर चल रही है, इसीलिए 2000 अरब की करप्शन के किस्से ज़बान ज़दआम हैं। 2000 अरब की बात कर रहे हैं, 2 लाख अरब की बेज़ाब्तियां जो इमरान खान साहब के टाइम में हुई, जो 290 मिलियन पाउंड हुआ, जो सारा कुछ हुआ, वो कहाँ गया? बात ये है कि अगर कुछ आता है and if it's investigated, आप ये भी तो देखें ना कि कितने लोग investigate हो रहे हैं, कितने लोगों को डिफेंड एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हमें ये बता रहे हैं कि इनके नाक के नीचे ऑपरेट करने वाली ब्यूरोक्रेसी आधी से ज्यादा जायदादें खरीद कुछ चुकी है पुर्तगाल में और वो अपनी शहरियत लेने के प्रोसेस में है। तो वो इतनी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी ना, ये देखें, दिस इज समबडीज ऑब्जर्वेशन, ये उनकी एक ओपिनियन है, उनको ये इन्फॉर्मेशन आई। वो अगर उन्होंने इतनी बात लिखी तो वो ये भी कह सकते थे कि उन सारों को आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दें, निकाल दें, नौकरियों से निकाल दें, ट्रायल कर दें, जेल भेज दें ना। उन्होंने ये कहा मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ट्वीट कर दी। अब इसके ऊपर इदारों का, एजेंसीज का, जुडिशरी का एक पूरा प्रोसेस है। टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। टेक्निकली एक 25 करोड़ की आवाम का मुल्क जी, एक पोटेंट न्यूक्लियर पावर, यस, उसके वजीर दिफा प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे या तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्स होता है इस मुल्क में, और वो हमें ये बता रहे हैं कि बाकी भी बताइएगा सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अरबों खरबों खा जाती है और उनको अफसोस और मलाल इस बात का है कि हमारे हिस्से में बचा कुछ आता है। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है। देखिए एक दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। इस पे मुलाकात भी हुई आज, नहीं, मैं आपको उस पे भी बहुत से बहस मुबाहिसा हो रहा है। कह रही हूं कि मैं लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अब एक ये तरीका है कि मैं ये कहूं कि लेट्स लुक एट इट विद अनदर आई, यस, 100%। देखिए बात ये है कि एक बेज़ाब्तगी हुई, आपने कहा कि जी ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट की। इसका मतलब ये है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ओपननेस शो कर रहे हैं कि जी ये कोई चीज गलत हुई, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, सारा कुछ करेगी।
नहीं, ये तो देखिए ये चीजें इन्वेस्टिगेशन के बगैर नहीं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड देयर इज अ ड्यू प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। मैं यहाँ बैठ के ये फतवा लगा दूं कि ईसा नकवी साहब जो हैं वो पीटीआई के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और 9 मई की प्लानिंग में कहीं ना कहीं इनका हाथ था। क्या इन्वेस्टिगेशन के बगैर इनको सजा हो सकती है? ऐसे काम भी किए आपने। आप तो इधर के हमारे कॉलीग्स हैं हैदर शिराजी साहब की एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो आपको वेरीफाई कर देंगे। ये लाइसेंस इन्होंने ले लिया है, 9 मई का लाइसेंस है इनके पास। ये जिसको चाहे ब्रांड कर दें एज एंटी स्टेट, हुकूमत की पॉलिसी को, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं किया? पॉलिसी को, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं किया? वो तो आपके कप्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एक बंदा अपनी बेगम के बेड के साथ जो है वो खड़ा हुआ पाया गया, वो बीमार थी, वो आगा खान हॉस्पिटल में थे। अगर वो कराची में थे या उनका बेटा क्रिकेट का मैच देख रहा था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, उसकी वहां पर प्रेजेंस साबित है, या अगर फवाद चौधरी जो है, आप एक लॉयर हैं, आपसे सवाल तो हम ये करेंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिसके ऊपर कुछ यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यही तो आप हमें यही तो आप एजुकेट करें इस मुल्क के लोगों को, आप इस मुल्क के लोगों को एजुकेट करें कि एक गवाह, एक सेकंड प्लीज जल्दी से इस बात को खत्म कीजिएगा। एक गवाह जिसने ये गवाही दी कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी जब मैं टेबल के नीचे था तो वो मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है, वो मीटिंग में मौजूद थे और इस बुनियाद पर, अच्छा ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये नहीं सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 9 मई का जो लाइसेंस है ना, इसका ये सुन लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है कि जब वो गवाह झूठा साबित हो गया, उसने इन 3 बंदों के बारे में झूठी गवाही दी, एक ऐसी मजहूल गवाही के ऊपर बाकी पार्लियामेंटेरियंस को आप कैसे सजा दे सकते हैं? आप गवाह को तो सजा साबित करें। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 38 जो जजमेंट में लिखा हुआ है, उसने जो लिखा है उसकी आधी गवाही झूठी साबित हो गई। एक शख्स जो झूठी गवाही देते हुए कोर्ट ऑफ लॉ में पाया गया, उसकी गवाही की बुनियाद पे बाकी लोगों को सजाएं कैसे दी जा रही? ठीक, अच्छा तो मुझे माजरत तक टॉपिक की तरफ जाना है। ईसा मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे हम लोग मुख्तलिफ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब नहीं कर पा रही जो वो करना चाहते हैं, तो क्या एक जो फैक्टर हमने डिस्कस किया कि उनकी अपनी लीडरशिप के अंदर ही शायद वो क्वालिटीज नहीं है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहे, तो क्या इमरान खान को अब ये वक्त आ चुका है, सोचना चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए अपनी ही पॉलिसीज को, और साथ ये कि जो उनकी क़यादत है उसमें तब्दीलियां लाई जाएं? हमें सवाल तो ये करना चाहिए कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ अपोजिशन में रहे, हुकूमत माशाल्लाह जितनी पॉपुलर है, हमने तो पहले ही कह दिया कि वो जिस एक खास फ्रेम ऑफ माइंड में वो जीना शुरू हो चुके हैं। आप जाकर आवाम से बात करें, आप चीनी वाला मामला देखें, आप अभी यहाँ से उठते हैं स्टूडियो से, चलते हैं मार्केट में, चल के चीनी देख लेते हैं, चलें साउथ पंजाब जाके देखें, लोगों से गंदुम के मामले के ऊपर बात करके देख लें, बिजली के बिलों की हालत देख लें, गैस के बिलों की हालत देख लें। यही नहीं है, ये जब गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, वो ये कहते थे कि 17 रुपए का यूनिट कितनी बड़ी ज्यादती और इसको 12 पे कैसे लाएंगे, ये कहते थे। वो 56 पे कैसे गया, इसका जवाब दे दें। ये कहते थे कि जनाब गैस का बहुत ज्यादा बिल है, जो 100 रुपए था वो 1200 रुपए पे जा चुका, वो कैसे चला गया? ये तो देखें, इमरान खान तो अनाड़ी थे ना, इमरान खान की तो टीम निकम्मी थी। ये है एक्सपीरियंस्ड, ये जिस तजुर्बे के साथ इन चीजों को ऊपर लेकर गए हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता था, ये नॉर्मली नहीं किया जा सकता था। और आज आपको पता चलता है इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो जिस तरीके से डॉलर ब्लैक होना शुरू हुआ था, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है कि उन्होंने शहरियतें ली हैं बाहर की और प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। अब आपको इन्वेस्टिगेट ये करना चाहिए कि ये जो 2022 में जुलाई में स्कीमें लॉन्च हो रही थी कि मुल्क से बाहर आपको यूरोपियन पासपोर्ट दिलवाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी खरीद लें, इतने पैसे इन्वेस्ट कर लें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट में आज बैठे हुए लोग वो स्कीमें अनाउंस कर रहे थे और यहाँ पर डॉलर को ब्लैक किया जा रहा था, और डॉलर की कीमत, अब ये इसका जवाब दे देंगे। सवाल मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ था ईसा, लेकिन थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस। आमना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तक भी सजाएं हुई, कन्विक्शंस हमने देखी, लेकिन उसके बाद वो डीसीपी हो गए, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं बशमूल उमर अयूब के। अब बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रोल आपको नजर आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट करेगी? अगर करती है तो क्या नुकसानात से दो चार होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा? सबसे पहले तो ये आपको बताया किसने कि बाई इलेक्शंस हो रहे हैं? दैट्स माय काउंटर क्वेश्चन टू यू। हैज देयर एनी स्केड्यूल बीन अनाउंस्ड? व्हाट वुड हैपन देन? There has no schedule been announced by the election commission. अभी तो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा जी,
अगर एक सीट खाली हो गई है, अगर आपने 10 क्वालिफिकेशन टीम तो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स। थोड़ा सा लॉ मुझे आप दोनों को पढ़ाने दीजिएगा। हाँ, अभी जो केसेस पे फैसले आए उनके ऊपर अपील्स होंगी, बहुत सारे केसेस के ऊपर स्टेटस को हो जाएगा, बहुत सारे केसेस के ऊपर फैसले रिवर्स हो जाएंगे, बहुत सारे केसेस के ऊपर फैसला जो है वो पहले वाला ही अपहोल्ड हो जाएगा। जब तक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, मैं तो बता रही हूँ कि क्या लीगल ऑप्शन नहीं, कैसे हो जाएंगे रिवर्स? लीगल ऑप्शन तो मौजूद है ना। बहुत सच्ची मैं तो आज भी कह रही हूँ कि सच्ची सजा है। मैं तो कह रही हूँ कि आप 50 कोर्ट्स में ले जाए, लेकिन वो के लिए भी आई एम टेलिंग यू कि क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है। हो सकता है किसी केस के सर्कमस्टांसेस, देखें हम वो गवर्नमेंट नहीं है जो व्हाट्सएप के ऊपर फैसला लिख के भेजे और शेख रशीद साहब को कह के जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि आज ये फैसला आने वाला है, कल ये फैसला आने वाला है। व्हाट वी आर डूइंग हियर, हर इदारे हर इंस्टीट्यूशन की अपनी सैंक्टिटी है, ये जुडिशियल प्रोसेस है। मैं इस वक्त नॉट एज PMLN, एज अ लॉयर आपको ये बता रही हूँ कि तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टे भी हो सकता है, फैसला अपहोल्ड भी हो सकता है, फैसला रिवर्स भी हो सकता है। जब तक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, ECP ये तो नहीं कर सकता कि जुडिशरी को कहे कि जी आपने जो करना है करते रहे, मैं तो इलेक्शन कराने जा रहा हूँ। यानी कि जिस सरगोदा में लोग नाअहल हुए हैं उनका शेड्यूल जारी करना ECP ने गलत किया, फिर इसका मतलब है PP 87 का वो शेड्यूल जारी कर चुके हैं, हल्का 129 NA का जारी कर चुके हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके दिस इज एवरी केस इज डिफरेंट ऑन मेरिट। मैं आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ये मैं और आप यहाँ बैठ के बगैर फाइल्स के, बगैर केस पढ़े, बगैर जुडिशियल ओवरव्यू के हम ये कमेंट नहीं कर सकते। किसी हल्के पे भी नहीं कर सकते। जहां से कप्तान का जो MPA MNA है वो 50 बार जीता है, वहां पे भी नहीं कर सकते। जहां पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ है वहां पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एवरी केस इज डिफरेंट। आपको लीगल इम्प्लीकेशंस को देखना, यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमें रूल ऑफ लॉ, हमें ड्यू प्रोसेस, हमें ये चीजें समझ ही नहीं आती। ये जो हमारे सर पे 4 साल बैठा रहा है, हर चीज व्हाट्सएप पे हुकूमत चलाने वाला, इसने तबाह कर दिया गवर्नमेंट। लेकिन इसके बारे में क्या राय है आपकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या करना पड़ेगा? ज़िमनी इंतखाबात से आमना की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है और नई भी मुझे लगी है, लेकिन आपके जो राय, बाय द वे मेरी राय को मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। मैं इसके अंदर एक जुमला ऐड करना चाहती हूँ कि आज एक ज़िमनी इंतखाब करा लें या 100 ज़िमनी इंतखाबात करा लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज 100% रेडी फॉर इलेक्शंस। मैंने आपको सिर्फ उसके अंदर एक लीगल आपने साइड बताई, ये तमाम ऑप्शन। ईसा आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन प्रिंसिपल इमरान खान तो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि उन्होंने नहीं जाना ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। वो ये समझते हैं कि एक तो फॉर्म 47 वाला काम होगा, फिर पकड़ उनका ख्याल ये है। उनका ख्याल ये है कि जो लोग इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे और उनके साथ जो हुआ उसको लीगल फोरम पे एजिटेट करना शायद ज्यादा मुनासिब ऑप्शन होगा बजाय इसके। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर ओपिनियन विद इन द पार्टी मौजूद है कि हम उनके अगेंस्ट अगर अपनी ही पार्टी में से दीगर लोगों को टिकट्स दे वहां पर इलेक्शन लड़ते हैं तो जो हमारे साथ खड़े रहे उनके साथ ज्यादती हो। दूसरा समहाउ एक फीलिंग ये भी है कि शायद PTI के अंदर एक थॉट प्रोसेस ये है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में ऐसे लोग PTI के ही जीत जाएं जो PTI को सूट ना करते। शायद इस बुनियाद पे भी हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। काउंटर ओपिनियन ये है, जो काउंटर बेसिकली एक थ्योरी है विद इन PTI, जो हमारी बात हो रही है लोगों के साथ, वो ये कहते हैं कि देखें हमें तो मौका मिल गया पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का, अपने लोगों को चार्ज करने का, कॉर्नर मीटिंग्स करने का, लोगों को बाहर निकालने का, तो हमें एक माहौल चार्ज ही नहीं हो पा रहे, पता नहीं बनाने का मौका कौन सा तरीका होगा जिससे इनके लोग चार्ज हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्हीं तज्जियों ने 8 फरवरी को इन्हें मरवाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे बड़े सूबे में भी हुकूमत बना ली, हमने वफाक में भी हुकूमत बना ली, और ये बेचारे जेल की चक्की भी पीस रहे हैं और इनके एहतजाज के लिए सड़क पे कोई निकलने को तैयार भी नहीं है। ये आजकल इनकी वो वाली हिसाब है कि ये पहले होता था कि शायद लोगों को आपको कर्टेल करना, उनको रोकना, उनको संभालना मुश्किल होता था। इनके वो वाला मजाक है कि ये बस मिन्नत तरले पे आ गए कि प्लीज बाहर आ जाएं, नॉट यू PTI, you're just branding now. नहीं, I'm not branding you. अगर मियां साहब और मुस्लिम लीग नून की तरफ से 10 बजे हमें सहाफियों को जो इनविटेशन दिया गया था मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट का कि मियां साहब विक्ट्री स्पीच फरमाएंगे, अगर वो विक्ट्री स्पीच उस वक्त हो जाती, मास्क जो है वो दरमियान में ना अटका होता
اور وہ چہروں کے اوپر پریشانی یاس و حسرت والی تصاویر وائرل نہ ہوئی ہوتی. پھر اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں جا کر ایک میٹنگ، ماڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ جا کر صبح 4-5 بجے تک ان کے ٹیلی فونز بند تھے، یہ ان ایکسیسیبل تھے. پھر اس کے بعد اگلے دن رات، بلکہ رات کا آغاز ہونے کے بعد کرتے رہے، کیونکہ میں خود بھی وہاں پہ موجود تھی. ایوری بڈی واز ایکسیسیبل، ایوری بڈی واز ٹیکنگ کالز. وہ کچھ خیالات آپ اپنے دل کو بہلانے کے لیے بھی سوچ لیں. میں لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا، میں اس کو بیٹھا ہوا تھا. بالکل. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ٹیلی ویژن سکرینز، پورے پاکستان کا میڈیا ان کو کالز کر رہا تھا. یہ تمام ٹرانسمیشنز رات 8 بجے سے 4 بجے، رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات دکھائیں کہ تحریک پاکستان مسلم لیگ نواز کے کتنے لوگ میڈیا پر اپیئر ہوئے. ہماری گفتگو جاری رہتی ہے معذرت کے ساتھ آمنا نہیں ہوں، لیکن ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی خاص طور پہ بھارت کو لے کے اتنا پیار کیوں آ رہا ہے امریکہ کو بھارت پہ، اس پہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین، اس وقت جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پالیسی ٹیرف سے متعلق جو تھی، وہ پوری دنیا میں کیا ہوا پوری دنیا میں ہلچل مچی. پاکستان کو کچھ حد تک، بلکہ بہت بڑی حد تک رعایت ملی، پاکستان تو بچ گیا، لیکن بھارت کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. لیکن اب اس کے بعد عیسیٰ جو سامنے آ رہی ہے صورتحال، وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پوری دنیا کی کیا ہو رہا ہے. بھارت کی طرف سے آج اجیت دول جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ رشین پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملاقات سے کچھ نکل آئے گا؟ بھارت اور رشیا پھر اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ انڈیا کے پاس جو اس وقت لوز کرنے کے لیے ہے، وہ وزٹس تو کر رہے ہیں. چائنیز فارن منسٹر نے بھی وزٹ کرنا ہے، ایک RIC، رشیا، انڈیا، چائنا، اور پھر برکس. انہوں نے ریسنٹلی لولا ڈی سلوا سے بھی ملاقات کی ہے نریندر مودی نے. یہ سارے وزٹس، یہ ان کی فائر فائٹنگ کا ایفرٹ ہے. جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی، کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کی نظر کرم کیوں اتنی آ گئی. ٹیکنیکلی اسپیکنگ، نیومیریکلی اسپیکنگ، پاکستان جو ہے وہ 25 کروڑ کا ملک ہے، انڈیا 1 ارب 50 کروڑ کا ملک ہے. پاکستان 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، انڈیا جو ہے وہ 32 لاکھ مربع کلومیٹر ہے. پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں وہ بینکس میں 10 ارب ڈالر، کمرشل بینکس میں لا لیں تو 18 ارب ڈالر، 19 ارب ڈالر کم و بیش ہوتے رہتے ہیں. انڈیا کے 700 پونے 800 کے قریب جو ہے، 762 جو ہے وہ ان کے ریزروز ہیں. ان کی بینک کیپیسٹی زیادہ ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مئی 2025 میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا. انڈیا پر جو انویسٹمنٹ امریکہ نے کی تھی، اسے اندازہ ہوا کہ دے چوز دا رانگ ہارس. انہوں نے ان کے ساتھ لیموا کا معاہدہ کیا، بیکا کیا، کمکاسا کیا، ان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی، ان کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں نہیں ڈالا گیا، باوجود اس کے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم بار بار کہتا رہا کہ انڈیا کس قسم کی جو ہے وہ انسانی حقوق کی اور مذہبی آزادیوں کی پامالیوں میں ملوث ہے. ان پر کاٹسا کی سینکشنز، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کی سینکشنز نہیں لگائی گئی، باوجود اس کے کہ وہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لے رہا تھا. اتنا پیمپر کرنے کے بعد انڈیا سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ کہ چائنا کے اگینسٹ سب سے بڑا بل واک بن کر اس خطے میں انڈیا سامنے آئے گا. اور جب اس کا پاکستان نے بھینٹا لگایا تو امریکہ کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہم تو جہاں پر انویسٹ کرتے رہے، وہ اگر پاکستان کے سامنے اس طرح سے اس کے ساتھ ہوا ہے تو جس کے اگینسٹ ہم اس کو پریپیئر کر رہے تھے، چائنا، اس ساری لڑائی میں. تو لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لارجر ڈیزائن ہے، امریکہ جو انڈیا کو پریشرائز کر رہا ہے، پاکستان کے اوپر زیادہ نظر کرم ڈال رہا ہے، دے وانٹ ٹو کیچ اے بیٹر ڈیل ود انڈیا. وہ چاہتے ہیں کہ شاید جو رشیا کے ساتھ ان کا تعاون ہے، جو آئل کی امپورٹس ہیں رشیا سے، اور پھر ان کو ری ایکسپورٹ کرنا ہے، یہ کام جو ہے وہ رکوائیں. ساتھ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے F-35 طیارے، F-47، یہ فارم 47 والے نہیں، F-47 طیارے جو بن رہے ہیں، وہ F-47 طیارے فیوچر میں انڈیا خریدے. ڈیفنس ڈیلز لیکن وہ تو ان کمپیریزن بڑے مہنگے ہیں نا انڈیا کے لیے امریکہ سے لینا، اس لیے وہ رشیا سے. لیکن مجھے آپ کی رائے سے بھی میں اگری کرتی ہوں، دیٹس اے ویری ویری ویلڈ کائنڈ آف انالیسس، یو نو. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ
इंडिया पे डायरेक्ट प्रेशर डालने की बजाय ये जो इंडिया को तो सामने लाके असल में जो प्रेशर डाला जा रहा है वो रशिया पे है, यूक्रेन से रिलेटेड। नहीं, रशिया के हवाले से बड़ी उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप बंद करो इसको, सो दैट ट्रम्प कैन गेट व्हाटएवर ही वांट्स। अमेरिका के पूरी दुनिया में 2 नॉन एडवर्सरीज हैं जिनको अनाउंस करके और फिर उनके एलाइज हैं। जो उनका एनिमी नंबर 1 है वो रशिया है, एनिमी नंबर 2 है वो चाइना है। अच्छा। अगरचे टेक्निकली स्पीकिंग जो उनकी टक्कर का है, जो ज्यादा उनको तंग कर रहा है वो चीन है। फिर उसके बाद इनके एलाइज हैं, चाहे वो निकारागुआ हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो। चाहे ईरान को वो अलहदा से भी एक थ्रेट के तौर पर और एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो। ये जो पूरा रीजन है, इसमें इन ममालिक के साथ जो जो अच्छे रिलेशनशिप रखता है, जो ताल्लुकात बेहतर रखता है, उनके साथ अमेरिका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती है। इंडिया को ये जो छूट मिली हुई थी कि आप 24 अरब डॉलर की या 25 अरब डॉलर की सालाना डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें 60% आप रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको इसलिए अलाउ किया जा रहा है कि आप चीन के खिलाफ अपनी ताकत बना रहे हैं। लेकिन वो चीन के खिलाफ बनती बनती ताकत पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ी ताकत जब साबित नहीं हुई, तो ये एक रियलिटी चेक था अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए। और पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी ली ग्लोबल स्टेज के ऊपर। No doubt. और जिस तरीके से एक नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान का रोल सामने आया है, पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है, आप याद करें आज से 6 महीने पहले जब हम बात करते थे कि पाकिस्तान जो है वो तन्हा नजर आता है सफारती सतह के ऊपर, उस वक्त ये PMLN के लोग कहते थे आप PTI हैं, आप इसलिए कह रहे हैं। नहीं, हम दुरुस्त बात कर रहे थे। चीजें अब तब्दील हुई हैं। आज पाकिस्तान की ग्लोबल रेलेवेंस नजर आ रही है। क्यों? जो चीज नजर आ रही है, देखें जब 3 साल नहीं ऐसा नहीं है ना। देखें मेरे लिए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट में कौन है। हमारे लिए द फैक्ट इज कि जो 3-3.5 साल का जब आप एनालिसिस करते हैं, तो पहले 3 साल में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी। गुज़श्ता 4 माह में जो बनी है, जब वो नहीं थी तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हम कहें कि नहीं है, ये गलत है। आज जब बन गई है तो हम बबांगे दोहल कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बन गई है, आज आप हमें झुठला भी नहीं सकते। तो ये तो फैक्ट्स है ना। लेकिन इसमें जो सबसे टैरिफ्स में जो सबसे बेहतरीन चीज स्टैंड आउट करती है, गवर्नमेंट की जो PR पॉलिसी है। अगरचे पाकिस्तान को मसाबकती लिहाज से जनूबी एशिया में सबसे कम टैरिफ जो है वो 19% लगा, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैटिबल होंगी। और हमारी कंपटीशन जो बांग्लादेश या इंडिया के साथ या चाइनीज या दीगर टेक्सटाइल के साथ है, वो हम बड़े अच्छे अंदाज में कर पाएंगे, हमें फायदा होगा। लेकिन हुकूमत ने इसका ऐलान भी ऐसे किया, मैं देख रहा था एक वजीर मौसूफ साहब जेलम से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इसको कहा हमें सबसे बेहतरीन टैरिफ मिला है, जैसे कोई चीज आपको अवार्ड हुई हो। टैरिफ इज ए टैरिफ, आपके ऊपर 19% लगा, बट दिस इज हाउ यू पोर्ट्रे इट एज अ गवर्नमेंट। आमना, आपको क्या लगता है जो ईसा ने यूज की टर्म RIC, रशिया, इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? अब भारत क्या उस तरफ जाएगा? भारत को भी फिर अपनी आंखें शायद दिखानी पड़े अमेरिका को कि आप अगर हमारे खिलाफ जा रहे हैं तो हम लोग भी इस तरह कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान के लिए चाइना का किसी और ब्लॉक में जाना भारत के बराबर आ सकता है, वो जैसे पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है। देखिए हमरा, सबसे पहले तो ना मैं ईसा ने जो इतनी अच्छी हमें IR की क्लास दी उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट जरूर करना चाहूंगी। मैंने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पूरी क्लास, पूरा लेक्चर अटेंड किया। हम भी चाहते हैं कि जब ये लॉ के ऊपर बात करें, जब ये आइन कानून के ऊपर बात करें, हम भी अच्छे स्टूडेंट्स के तौर पर सुन सकें। लेकिन वो जब इनके अपने खास पॉलिटिकल एंगल से हमें कानून समझाती हैं, तो फिर हम अच्छे स्टूडेंट्स के तौर पर सवालात करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो मैंने अच्छे स्टूडेंट के तौर पे पढ़ा और मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनाए जो मैं अब अपने टीचर से सवाल जरूर करना चाहूंगी। इन्होंने हमें सब बता दिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अफसोस की बात यह कि इन्होंने इसमें इन सब चीजों में ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने पिछले 1.5-2 साल में ये 0 से हीरो तक का सफर कैसे तय किया। लेट्स बी वेरी क्लियर, मैं ईसा से जंग के बाद हुआ जो नो, जंग से पहले क्या हुआ? तो हमारे पे हमला, जंग से पहले आपके पास जो सबसे बड़ा, जंग से पहले जो आपके पास सबसे बड़ा विजिट हुआ था वो चाइनीज नंबर 4 था। मुझे पता है कि आजकल थोड़ी सी परेशानी है कप्तान के तमाम चाहने वालों को, पर थोड़ा सा मेरे सवालात को तो सुने टीचर। देखिए इशू ये है कि that's the kind of weakest argument you put forward के कप्तान के चाहने वालों। It's not even an argument, it's just a fact. My question is कि हमला तो पाकिस्तान पे इंडिया ने इमरान खान की
دور حکومت میں بھی کیا تھا، اس وقت یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ صرف جنگ کے اثرات ہیں؟ آپ نے خود کہا، میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دیتی ہوں جو آپ نے نمرہ سوال بھی کیا تھا. آپ نے کہا کہ یہ ٹیرفز کی جو ساری بات ہے اس کے اندر کیا رول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیرفز اس لیے نہیں کم ہو گئے کہ انڈیا نے کچھ غلط کر دیا یا چائنا کے ساتھ کیا ہوا. یہ ٹیرفز اس لیے کم ہوئے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی انسٹیٹیوشنز نے بہترین اسٹریٹجیز دی، وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو، وہ وار فرنٹ پہ ہو. اور یہ بات ہم 1000 بار بھی دہرا لیں تو کم ہے کہ یہ ہماری 1000 بار بھی اگری نہیں آپ کرتی ہیں نا. انہوں نے تو ہمیں پوری IR کی کلاس دے دی. آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کیا، پاکستان بنا لیا پورتگال میں. واو، آئی ایم سو گلیڈ یو سیڈ دیٹ. ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی ریلیونس نہیں دیکھ رہے کسی چیز کی. میرے 3-4 سوال ہیں جو سننے کا تھوڑا سا حوصلہ رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریٹجیز کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کو جو جیت ہوئی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج پاکستان نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک کنٹری کے طور پہ منوایا. اپنی لیڈرشپ میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں دنیا کا ٹرسٹ بحال کرایا. They used to look at us as a joke. میں عیسیٰ سے بھی یہ سوال پوچھتی ہوں، کیا آج سے 1 سال پہلے اگر آپ سے کوئی یہ بات کرتا کہ امریکہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہا ہے اور انڈیا کے اوپر ہمیں ترجیح دینے جا رہا ہے، تو کیا آپ اس پہ ہنستے نہیں؟ تو give the credit where it is due. ہم پاکستان کو فائنلی ان کالے اندھیروں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ کپتان اور اس کی ٹیم اس کو دھکیل کے گئے. ایسے ہی ہے. اور یہ چیزیں میں آپ کے اس کے اوپر بھی آتی ہوں جو آپ نے کہا کہ انڈیا، چائنا اینڈ رشیا. دیکھیں، انڈیا کو بہت بڑا لیسن مل چکا ہے اور چائنا کی جو لائن ہے نا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک ٹیسٹڈ، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹنرشپ ہے. ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے جسٹ پارٹنرشپ آف ورڈز کہ جی انہوں نے کہا، انہوں نے ایک اوپینین دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم سپورٹ کریں گے. مے بی وین دا ٹائم کمز شاید ان کی اوپینین چینج ہو جائے، شاید ان کی سرکمسٹانسز چینج ہو جائے. China is our not just a strategic ally, they are our tried and tested partners. تو چائنا کی الائنس کہیں نہیں جا رہی. انڈیا کے ساتھ کس طرف جا سکتے ہیں؟ ویسے وہاں سے منسٹرز کا انڈیا ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آمنہ صاحبہ، ان کی جماعت جو 12 کوہ کا فلائی اوور بنانے کا کریڈٹ نہیں لیتی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں پوری دنیا میں پاکستان کی ڈپلومیٹک سگنیفیکینس بننے کا کریڈٹ آپ ہمیں دے دیں سوللی. کیا آپ مجھے بتائیے، شہباز شریف صاحب نے ایک خط لکھا مبارکباد کا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ راشٹرپتی بن گئے ہیں، آپ صدر بن گئے ہیں، پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی اکنالج کیا اس کو؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ. آئی تھنک دیٹس سچ این انٹرسٹنگ کوسچن. مجھے یہ بتائیں کہ کیا خط کا جواب، ہمارے لیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کے لیے یہ افسوس کی بات ہونی چاہیے کہ آج کے زمانے میں بھی آپ کے لیے کنسرننگ بات یہ ہے کہ ہم نے پلیزنٹریز ایکسچینج کی یا نہیں. ہمارے چیف ایگزیکٹو کو ادھر کے فارن منسٹر مارکو روبیو ڈیل کرتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا 2 چیزیں. اور کسی بھی حمیت اور غیرت والے ملک کے لیے یہ ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ڈپلومیٹک پروٹوکولز بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب جو بائیڈن الیکٹ ہوئے تھے اور محمد بن سلمان کے حوالے سے ان کے سٹیٹمنٹس پہلے سے آتے تھے سعودی عرب کے حوالے سے کہ I'll make them a pariah of the world. اور پھر جو جین ساکی کا بڑا مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ تھا کہ محمد بن سلمان کا رابطہ نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ سے کیونکہ وہ ان کے کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، ان کا لائیڈ آسٹن سے ہوگا. اور پھر وہ بات چیت نہیں کر رہے تھے. پھر ان کو پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا. وہ انہوں نے کس طریقے سے تبدیل کیا؟ ہمارے تو پرائم منسٹر ہیں، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کیوں نہیں بات ہوتی؟ تو اگر یہ کریڈٹ جو 12 کوہ کا کریڈٹ نہیں لیتے، جو ایک پل بنانے کا کریڈٹ نہیں لیتے، جو ایک ہسپتال بنانے کا کریڈٹ نہیں لیتے، وہ یہ کہتے ہیں دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہم لارجسٹ ٹریڈ ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے آج تک یہ پلیزنٹریز امپورٹنٹ ہے. دس از ویئر دا پرابلم لائز. آئی اور اینی پاکستانی ڈز ناٹ کیئر کہ آپ کو ایک لائن کا خط آیا، آپ کو ایک صفحے کا خط آیا. جی نہیں، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ امریکہ آپ کے ساتھ پوری ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا انڈیا کے سامنے. آپ کو ٹریڈ ڈیل کی ڈیٹیلز معلوم ہے؟ وہ ڈیٹیلز تو ابھی فائنلائز ہی نہیں ہوئی.
पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। है कि उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट कितना और कैसे सेफगार्ड किया गया? पाकिस्तान का ही इंटरेस्ट होगा। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरे ठीक है यहीं से कंटिन्यू कर लेती हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो कुछ और था, लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आमना से भी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त जो टैरिफ पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की, डोनाल्ड ट्रंप की, उस पे उसकी वजह से जो हलचल मची पूरी दुनिया में, खासतौर पे भारत पे, उस पे बात हो रही है बहुत डिटेल में। ईसा, इससे रिलेटेड एक सवाल ये भी है कि रूसी हुकूमत ने ये भी तस्दीक की कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकात होने जा रही है रशियन प्रेसिडेंट से। उससे क्या निकलेगा? क्या रशिया की जानिब से कोई अपनी डिमांड्स रखी जाएंगी कि हमारे ये मुतालबात हैं, और वो मुतालबात क्या हो सकते हैं? फिर क्या अमेरिका उन पे अमल दरामद करेगा और उसकी वजह से जो इवेंचुअली टैरिफ्स हैं इंडिया पे, उनमें कोई कमी आ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या टॉप राइवलरीज हैं या टॉप कोल्ड वॉर्स हैं, वो इस वक्त अमेरिका के, रूस के, अमेरिका के और चीन के दरमियान है। ये बाकी जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये बाय प्रोडक्ट्स हैं उस बड़ी लड़ाई की जो इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर टग ऑफ वॉर है, कि जो हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में कुछ 6-7 दहाइयों से जी रहे हैं, जिसमें अमेरिका एक सोल सुपर पावर के तौर पर मौजूद है, वो अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रही है। जो पावर सेंटर है वो वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है, जिसके सेंटर के ऊपर चाइना खड़ा हुआ है और चाइना के इत्तेहादी खड़े हुए हैं। इस लड़ाई में जो मेन रशिया और अमेरिका के दरमियान या रशिया, अमेरिका और चाइना के दरमियान जब भी खिंचाव, तनाव, इसमें कमी आएगी, उसका फायदा उन कॉन्फ्लिक्ट्स के पे जरूर होगा, इम्पैक्ट होगा जो अमेरिका ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए दीगर कॉन्फ्लिक्ट्स बनाई हुई हैं। चाहे वो अभी इंडिया के साथ हो, इंडिया क्यों वो बार बार बात कर रहा है कि आप रशियन ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करना बंद करें, और रशियन ऑयल को जब आप रिलायंस में, जामनगर में, गुजरात में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पर रिफाइन करते हैं, आप अपना को 10-12 अरब डॉलर जो है वो बचा लेते हैं और फिर आप उसको री एक्सपोर्ट करते हैं सुएज कैनाल को यूज़ करते हुए। रशियन ऑयल जो है वो रिफाइन इंडिया के में होने के बाद यूरोप को और अमेरिका को ही बेच दिया जाता है, तो उससे भी आप पैसा कमाते हैं। वो बेसिकली रशियन जो वॉर मशीनरी है उसको, जो लाइफ लाइन है पैसे की मिल रही है, वो उसको चोक करना चाह रहे हैं। चाहे वो पहले स्टेप में उन्होंने यूरोप के साथ नॉर्थ स्ट्रीम से लेकर जो उनके फ्यूचर में होता नजर आ रहा है आपको, मुमकिन अब देखें ग्लोबल स्टेज के ऊपर आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो ऑयल है, जो ओपेक प्लस रशिया का और जो इंडिया प्रोसेस उस पर इतनी जल्दी गिव अप करता नजर भी नहीं आता। इंडिया जो है, इंडिया जो कुछ कर रहा है, दे डू अंडरस्टैंड कि अगर फौरी तौर पर इस तरीके से गिव अप करना शुरू कर दिया तो फिर शायद वो एक वर्स्ट डील होगी इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि वो खुद को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं अमेरिका का, और उनको हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी डील किया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो ऑर्ड्स चेंज हुए हैं, ये तो अब रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने शायद डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है उसको रीथिंक करने पे मजबूर किया है कि हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंटली डील करने की जरूरत है। अदरवाइज तो दे हैव ऑलवेज बीन पैम्पर्ड, लेकिन इंडिया आई डोंट थिंक कि वो फौरी तौर के ऊपर जो जिस स्टेज के ऊपर, वो जिस मामले पर जहां पर वो अपना सेंटिमेंट ले जा चुके हैं, वहां पर खुद उनके पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इतना बड़ा यू टर्न लेना मुमकिन होगा। उनको इमरान खान की ट्रेनिंग नहीं है ना उनको यू टर्न लेना, तो हर आम इंसान के लिए मुश्किल। इसके बारे में आपकी क्या राय है? खैर, आई सेड दैट ऑन अ लाइटर नोट, वेरी रेयर ओकेजन्स जब अब मैं कहूंगी इमरान खान के चाहने वाले तो शायद ये फिर से ऑफेंड हो जाएंगे। नहीं, मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा। फॉर अ चेंज हमने जितनी देर से शो किया, फॉर अ चेंज एवरीथिंग दैट ही सेड मेक्स सेंस। देखिए, बात ये है कि ये चीजें मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में चेंज होने जा रही है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी बहुत सालों बाद इस तरह से हुई है ना। तो एवरी चेंज टेक्स टाइम, और पहली बात। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी है ना, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का एजेंडा क्या है, पाकिस्तान का ग्लोबल एजेंडा क्या है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। पाकिस्तान ने आज से पहले कभी इंडिया को इस तरह का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने आज से पहले कभी डिप्लोमेटिकली अपनी लॉबिंग इस
स्ट्रॉन्ग तरीके से हमेशा से करते आए, लेकिन दिस टाइम अराउंड थिंग्स हैव बीन वेरी डिफरेंट एंड वी हैव सीन इट। पाकिस्तान के सिपा सालार को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बुला के कभी ये नहीं कहा कि जी इट वाज माय ऑनर टू मीट यू, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, ये इशारे होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम इन सारी चीजों में से किसी एक चीज को भी इग्नोर कर सकते हैं, ये इशारे होते हैं। थिंग्स आर मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड दिस माइट बी अ गेम चेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। ये इंडिया को समझना पड़ेगा। देखें हुआ क्या इंडिया के अंदर, ये इन्होंने पहले ईसा ने जो बात की थी वेरी वेरी रेलेवेंट, इंडिया के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारा कुछ इन्वेस्ट किया और इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया नॉट ओनली इंडिया ने भी डिलीवर नहीं किया, बस ये तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी तो लोगों को नजर आ रही है ना। कंफ्यूजन ये भी होती है कि अमेरिका के इंटरेस्ट भी तो बदल सकते हैं ना टाइम के साथ। आप जो बात करें वो अपनी जगह पे जरूर ठीक हो सकती है, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि अमेरिका को ये जो रियलाइजेशन हुई है वो शायद किसी और पर्सपेक्टिव। नम्रा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, नहीं बट इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है ये भी बहुत रेलेवेंट है ना। अगर आप मुझसे यही सवाल जो बाइडेन के प्रेसिडेंट होते हुए कहती तो शायद मैं कहती कि ऐसा हो सकता है। हमें ये भी देखना पड़ेगा। मैं एक चीज बड़े कॉशन के साथ एंड कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ कह दूं, व्हाइल वी डू अप्रिशिएट कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं कि जो शायद माजी में कभी नहीं रहे, जो कभी हमने सोचे भी, लेकिन हमें जो है वो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म रखते हुए ये यकीनी बनाना चाहिए कि ये जो बातचीत अभी सिर्फ बयानात, ट्वीट्स और इस तक महदूद है, ये एक्चुअलाइज भी हो जाए और पाकिस्तान की फेवर में हो जाए, इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज भी आ जाए। और उसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जावेद लतीफ साहब जो हैं वो ये कहते फायदा सिर्फ पाकिस्तान का चाहती है, अपना फायदा नहीं चाहते। वो ये कहते हैं, हाँ ठीक है, हम ये चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए, रियासत पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं कि जो आपकी मादनियात की जो हम ये चाहते हैं, या एक जो चीज सेंस बनाती है, या मेरी राय में आप समझ लें कि अगर आप उनके साथ मादनियात की डील करते हैं, आप मेक श्योर करें कि जो उसकी प्यूरिफिकेशन का और उसको सिंथेटिक फॉर्म में प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है, वो प्लांट है, वो भी वो पाकिस्तान में लगा है। और उनकी जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस एरिया में वो माइनिंग हो रही है वहाँ के लोकल्स को जॉब्स मिले, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। जब आप उनको वहाँ से अगर ग्रेफाइट निकालने की, क्रोमियम, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट निकालने की इजाजत देते हैं, नेफ्राइट, जेडाइट निकालने की इजाजत देते हैं, तो साथ में उनको कहें कि हमारे यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे माइनिंग की स्टडीज करवाएं और वो वापस आकर यहाँ पर आपके पास जॉब्स करें। अब ये नहीं होना चाहिए कि पूरा बोल्डर, पूरा पत्थर निकाल कर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाए एंड यू डू नॉट एक्चुअली नो कि इसमें कौन सी चीज कितनी मौजूद है, वो जुड़ी हुई है। भूल गए कि वो हुकूमत नहीं है जिसने पहले हमेशा घुटने टेके और हमेशा जो है डील कर ली, हमेशा जो है प्रेशर ले लिया। हम इस वक्त इक्वल फुटिंग पे बात कर रहे हैं, हम एज इक्वल पार्टनर्स ट्रेड डील करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सो इसलिए आई थिंक कि ये वाला कंसर्न आई डोंट सी इट एज रेलेवेंट। बहरहाल मेरा ख्याल है कि शायद कुछ चीजें जो हैं वो बहुत इम्प्रूवमेंट चाहती हैं और वजीर आजम साहब जो हैं पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट ये चाहते हैं, सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने वाला बाहर आ जाए। इनके ख्याल में मुल्क में सब अच्छा हो। किस टॉपिक पे बात हो रही है, आप उसको उठाकर कहाँ ले जा रही हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो DHMs के साथ, DCMs के साथ, डिप्टी चीफ ऑफ मिशंस जो हैं उनके साथ, चार्ज दी अफेयर्स के साथ, डिप्टी हाई कमिश्नर्स के साथ 1-on-1 सेटिंग में चार अपने वजीर बिठाकर ऐसे मुलाकातें करना छोड़ दें कि जैसे हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ अपने काउंटर पार्ट के साथ मुलाकातें होती हैं। जब आप अपनी खुद इज्जत बनाना शुरू करेंगे दुनिया में। क्लोजिंग की कॉल आ गई, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए ईसा, खास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने सुनी आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।